नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ISPCS एकेडमी में। और CRPC का यह प्रैक्टिस सेट 3 है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे पहला क्वेश्चन देखेंगे और इससे पहले कि हम स्टार्ट करें, यदि आप चैनल पे हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि न्यायालय द्वारा दंड प्रक्रिया संहिता 1973 के अधीन जारी किया गया समन होना चाहिए। तो कैसा होना चाहिए? ऑप्शन डी, लिखित रूप में 2 प्रतियों में और उस न्यायालय के पीठासीन अधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित और उस न्यायालय की मुद्रा लगी हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, हम क्वेश्चन पढ़ेंगे और उसका आंसर बताएंगे। आप अगर एक्सप्लेनेशन पढ़ना चाहते हैं तो आप इस वीडियो को पॉज करके या जैसे भी है आप देख के पढ़ लीजिए। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि सम्मन की तामील किस प्रकार की जाती है? तो उपयुक्त में से किसी के भी द्वारा, पुलिस अधिकारियों द्वारा, न्यायालय के किसी प्राधिकारी द्वारा, किसी अन्य प्राधिकृत लोक सेवक के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, दंड प्रक्रिया संहिता की किस धारा के अंतर्गत समन की तामील संबंधित व्यक्ति के परिवार के साथ उसके साथ रहने वाले किसी वयस्क पुरुष सदस्य के पास समन को छोड़कर की जा सकती है? तो 3 का जो हो जाएगा ऑप्शन सी, धारा 64। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, चार नंबर में कह रहा है कि किसी दंडाधिकारी को उसके क्षेत्राधिकार के बाहर आश्वासन पत्र का निर्वहन करना सामान्यतः, तो ऑप्शन डी, उस स्थान के दंडाधिकारी का आह्वान पत्र निर्वाह के लिए भेजेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे और 5 नंबर में देख लेंगे क्या कह रहा है। जब न्यायालय यह चाहता है कि उसके द्वारा जारी किए गए सम्मन की तामील उसकी स्थानीय अधिकारिता के बाहर किसी स्थान पर हो, तब वह साधारणतया ऐसा सम्मन 2 प्रतियों में भेजेगा सक्षम अधिकारिता वाले मजिस्ट्रेट को। ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, गलत बताइए। तो ऑप्शन डी गलत है। यहाँ पर लिखा हुआ है कि इसमें अब एक विधि मान्य वारंट के निम्नलिखित आवश्यक तत्व हैं। तो इसमें अभियुक्त का नाम होना चाहिए, परंतु उसका पता लिखा जाना आवश्यक नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, दंडिक न्यायालय द्वारा जारी गिरफ्तारी का वारंट प्रवृत्त रहता है जब तक कि वह रद्द किया नहीं जाता। ऑप्शन डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, एक गिरफ्तारी वारंट का निष्पादन किया जा सकेगा। तो ऑप्शन सी, भारत में कहीं भी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, ट्रांजिट रिमांड का अर्थ होता है, तो अर्थ है कि यह अभियुक्त को एक राज्य की पुलिस द्वारा दूसरे राज्य में ले जाया जाना। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक व्यक्ति को उद्घोषित अपराधी घोषित किया जा सकता है यदि वह स्वयं गिरफ्तारी से छुपा रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन ऑप्शन सी था इसका। CRPC की किस धारा के तहत जो व्यक्ति वारंट के निष्पादन से बचा रहा होता है तो उसे फरार घोषित किया जा सकता है? ऑप्शन 82 यानी ऑप्शन सी, धारा 82। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, दंड प्रक्रिया संहिता की किस धारा के अंतर्गत किसी फरार व्यक्ति के लिए उद्घोषणा जारी की जा सकती है? तो उद्घोषणा जारी की जा सकती है धारा 82, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, दंड प्रक्रिया संहिता में फरार व्यक्तियों के लिए उद्घोषणा और संपत्ति की कुर्की की प्रक्रिया की गई है धारा 82 और 86 में। ऑप्शन सी। नेक्स्ट, एक गिरफ्तारी का वारंट तथा दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 82 के अंतर्गत फरार व्यक्ति के लिए उद्घोषणा एक साथ जारी की गई तथा बाद में धारा 83 के अधीन कुर्की का एक परिणामिक आदेश भी निर्गत कर दिया गया। इन आदेशों की वैधानिकता क्या है? तो जो 14 का है वो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, धारा 82 के अधीन आदेश अवैधानिक तथा अनुचित है, जिससे कुर्की का परिणामिक आदेश भी दूषित हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, साइमल्टेनियस इशू ऑफ वारंट एंड प्रोक्लेमेशन अंडर CRPC इज इलीगल। नेक्स्ट क्वेश्चन, period of appearance for the proclamation issued under section 82 of CRP is not less than 30 days यानी कि 30 दिन। ऑप्शन बी। यहाँ पे लिखा है कि दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 82 के अंतर्गत उद्घोषणा उस व्यक्ति के विरुद्ध जारी की जा सकती है जिसके विरुद्ध वारंट जारी हुआ हो, अतः उद्घोषणा जारी की जा सकती है किसके विरुद्ध? तो उपरोक्त के सभी, यानी एक प्रतिभू के, आरोपित अपराधी के, एक साक्षी के।
नेक्स्ट 18 में देखेंगे कि दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 82 के अंतर्गत उद्घोषणा ऐसे किसी व्यक्ति के विरुद्ध जारी की जा सकती है जिसके विरुद्ध वारंट जारी किया गया हो। अतः उद्घोषणा किसके विरुद्ध जारी की जा सकती है, तो फिर यहाँ पर उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, दंड प्रक्रिया संहिता की किस धारा के अंतर्गत फरार व्यक्ति की संपत्ति की कुर्की का आदेश उद्घोषणा जारी किए जाने के पश्चात किसी भी समय दिया जा सकता है, तो धारा 83, ऑप्शन ए धारा 83। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 83 के अंतर्गत न्यायालय भगोड़े व्यक्ति की संपत्ति की कुर्की का आदेश दे सकती है उद्घोषणा के पश्चात या उद्घोषणा के साथ साथ। 21 नंबर में कह रहा है कि दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 82-83 के अनुसार निम्न में से कौन सा विधि का व्यक्ति सही वक्तव्य है, तो जो 21 का सही आंसर हो जाएगा वो यहाँ पर बी है। न्यायालय किसी व्यक्ति के द्वारा धारा 82 के अंतर्गत उसे अपने सम्मुख प्रस्तुत करने हेतु लिखित उद्घोषणा को प्रकाशित होने के पश्चात उसकी संपत्ति की कुर्की का आदेश दे सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब वारंट भी लागू नहीं किया जा सके तब अदालती कार्रवाई कर सकती है, तो क्या कर सकती है कार्रवाई, तो यहाँ पर ऑप्शन बी सही होगा, धारा 82 और 83 दंड प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 23 नंबर में कह रहा है कि एक उद्घोषित व्यक्ति जिसकी संपत्ति कुर्क की गई है, कुर्की की तारीख से निम्न अवधि के भीतर हाजिरी होने पर संपत्ति अथवा विक्रय के शुद्ध आगमों का दावा कर सकता है, तो कुर्की के 2 वर्ष के अंदर, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन 24 में कह रहा है कि दंड प्रक्रिया संहिता के तहत वह कौन सी अधिकतम अवधि है जिसमें कुर्की के बारे में दावे और आपत्तियां दायर करना आवश्यक है, तो 6 महीने के भीतर, ऑप्शन 1। नेक्स्ट क्वेश्चन, संपत्ति की कुर्की के बारे में दावे एवं आपत्तियों का प्रावधान दंड प्रक्रिया संहिता की निम्नलिखित किस धारा में किया गया है, तो धारा 84 में, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कोई उद्घोषित अपराधी जिसकी संपत्ति की कुर्की कर दी गई है अपनी संपत्ति का विक्रय के मूल्य को न्यायालय में उपस्थित हो जाने पर वापस पा सकता है, तो वह कितने दिन में पा सकता है, यहाँ पे 26 का हो जाएगा सी, कुर्की होने के 2 वर्ष के भीतर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की निम्न किस धारा के अंतर्गत उन दस्तावेजों को प्रस्तुत करने के लिए जिनके कब्जे में वे हैं सम्मन जारी किया जा सकता है, तो धारा 91, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 91 लागू नहीं होती है, तो अभियुक्त को, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, डाक या तार प्राधिकारी की अभिरक्षा में किसी दस्तावेज, पार्सल या अन्य चीज़ की तलाशी के लिए निम्नलिखित में से कौन सा वारंट जारी किया जा सकता है, कर सकता है, तो ए और बी दोनों, यानी जिला मजिस्ट्रेट और मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, यहाँ पर 30 नंबर में कह रहा है कि डाक एवं तार घर की तलाशी का वारंट कौन जारी कर सकता है, तो जिला मजिस्ट्रेट या मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट। आप देख रहे हैं कि इससे पहले भी ये क्वेश्चन आपने पढ़ा और ऑलमोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन ही आते हैं, तो आप मित्रों निरंतर अभ्यास करते रहें, क्योंकि निरंतर अभ्यास से ही आपको सफलता सुनिश्चित होने पाएगी। 31 में कह रहे हैं, जहाँ न्यायालय को यह ज्ञात नहीं है कि कोई दस्तावेज या चीज़ किसी व्यक्ति के कब्जे में है अथवा नहीं, तब न्यायालय तलाशी वारंट जारी कर सकता है, तो हाँ जारी कर सकता है, ऑप्शन सी। 32 नंबर, अपराध प्रक्रिया संहिता की किस धारा के अंतर्गत तलाशी वारंट जारी किया जा सकता है, तो धारा 93, ऑप्शन ए। राज्य सरकार द्वारा दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 95 के अंतर्गत पुस्तक को संप्रहत करने की घोषणा को अपास्त करने के लिए आवेदन प्रस्तुत होगा, तो उच्च न्यायालय के समक्ष, ऑप्शन डी। विधि के विरुद्ध निरुद्ध व्यक्ति की तलाशी हेतु तलाशी वारंट जारी करने को कौन सशक्त है, तो सभी सशक्त हैं, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 97 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन तलाशी वारंट जारी नहीं कर सकता, तो सत्र न्यायालय। एनी प्रॉपर्टी विच मे बी alleged for or suspected to have been stolen can be seized by a police officer, option B। दंड प्रक्रिया संहिता
धारा 98 के अनुसार एक अपहृत बालिका को उसके विधिपूर्ण भार साधक को वापस कर दिए जाने हेतु शपथ पर परिवाद किसे प्रस्तुत किया जा सकता है? तो उपरोक्त तो सभी, ऑप्शन डी। 38 में कह रहा है कि दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 95 के अधीन संपहरण की घोषणा निम्न के द्वारा अपास्त की जा सकती है। तो 38 का जो सही आंसर होगा वो है डी, उच्च न्यायालय के द्वारा, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। दंड प्रक्रिया संहिता का कौन सा प्रावधान बंदी प्रत्यक्षीकरण रिट के सदृश है? तो 97, ऑप्शन सी। सदोष परिरोध में रखे व्यक्ति की तलाशी के लिए तलाशी वारंट कौन जारी कर सकता है? तो सभी, डीएम, एसडीएम और मजिस्ट्रेट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। और 41 में कह रहा है कि एक स्त्री को विधि विरुद्ध प्रयोजन के लिए अपहृत किया गया, उसे वापस करने के लिए तलाशी वारंट जारी नहीं किया जा सकता। तो यहाँ पर 41 का जो सही आंसर होगा वो है सी, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्या एक मजिस्ट्रेट किसी स्थान की जिसकी तलाशी के लिए वह वास्तविक तलाशी वारंट जारी करने के लिए सशक्त है, अपनी उपस्थिति में तलाशी लिए जाने का आदेश दे सकता है? हाँ, दे सकता है। धारा 103 दंड प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत। दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 102 के अंतर्गत चुराई हुई संपत्ति को अभिग्रहित करने का अधिकार है, तो पुलिस अधिकारी को है, ऑप्शन ए। नेक्स्ट देखेंगे। दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 103 के अधीन है, तो यहाँ पर मजिस्ट्रेट अपनी उपस्थिति में तलाशी ली जाने के निर्देश दे सकता है, ऑप्शन बी। क्या दांडिक न्यायालय उसके समक्ष पेश की गई किसी दस्तावेज को परिबद्ध कर सकता है? तो 45 का हो जाएगा ए, हाँ कर सकता है। नेक्स्ट, दंड प्रक्रिया संहिता की कौन सी धारा के अधीन संविदाकारी राज्य परिभाषित है? तो धारा 105 ए, ऑप्शन बी। सीआरपीसी की कौन सी धारा विदेशी सरकारों के साथ केंद्र सरकार द्वारा संधि के माध्यम से पारस्परिक व्यवस्था द्वारा समन वारंट न्यायिक प्रक्रिया जारी करने की व्यवस्था करती है? तो धारा 105 ए, ऑप्शन सी। 48 में कह रहा है कि दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 106 के अंतर्गत परिशांति कायम रखने के लिए सदाचार के लिए प्रतिभूति पर छोड़ने का अधिकार निम्न में से किसको है? तो 48 में देखेंगे उपयुक्त में से सभी को प्रशांति कायम करने पर छोड़ने के लिए एम्पावर्ड है। तो सत्र न्यायालय, दंडाधिकारी प्रथम श्रेणी, अपीलीय, पुनरीक्षण न्यायालय को, सबको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 106 में अच्छे आचरण है तो बंधन पत्र निष्पादित करने हेतु तो आदेश देने का अधिकार है? तो इनमें से किसी को नहीं। पर शांति बनाए रखने हेतु दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 106 के अंतर्गत अधिकतम कितने समय के लिए बंधन पत्र भरवाया जा सकता है? तो 3 वर्ष, ऑप्शन ए। दोष सिद्धि पर परिशांति कायम रखने के लिए प्रतिभूति आदेश देने में सक्षम नहीं है तो कार्यपालक मजिस्ट्रेट सक्षम नहीं है, बाकी यह सक्षम है। 52 में कह रहा है कि अभियुक्त की दोष सिद्धि पर शांति और सदाचार बनाए रखने के लिए बंधन पत्र के निष्पादन का आदेश देने को कौन सशक्त है? तो सत्र न्यायाधीश, न्यायिक मजिस्ट्रेट। सत्र न्यायाधीश नहीं है, नहीं दोनों हैं, सत्र न्यायाधीश और न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। किस अपराध के लिए एक दोष सिद्धि व्यक्ति को परशांति कायम रखने के लिए बंधन पत्र निष्पादित करने को कहा जा सकता है? तो विधि विरुद्ध जमाव, बलवा, आपराधिक अभिसत्र या ये सभी? तो ऑप्शन डी, यह सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। शांति बनाए रखने के लिए प्रतिभूति की अपेक्षा की जा सकती है तो कार्यकारी मजिस्ट्रेट के द्वारा या कार्यपालक न्यायाधीश के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन। कोई भी कार्यपालिकी मजिस्ट्रेट पर शांति कायम रखने के लिए प्रतिभूति की मांग किसी ऐसे व्यक्ति से कर सकता है? तो कैसे व्यक्ति से कर सकता है? यहाँ पर ऑप्शन डी होगा, ऐसी सूचना प्राप्त होने पर कि उस व्यक्ति द्वारा शांति भंग किया जाना संभाव्य है। आप जब ऑप्शन पढ़ेंगे तो आपको खुद ही लग जाएगा, कॉमन सेंस भी कुछ आप इस्तेमाल करेंगे तो करीब 20 से 25% क्वेश्चन आपके सही हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि आपराधिक प्रक्रिया संहिता की धारा 107 के अंतर्गत कार्रवाई किए जाने पर कार्यपालक मजिस्ट्रेट क्या कर सकता है? तो यहाँ पर
1 वर्ष से अनधिक इतनी अवधि के लिए जितना मजिस्ट्रेट नियत करना ठीक समझे परिसंपत्ति कायम रखने के लिए बंधरपन निष्पादित करने की अपेक्षा की जा सकती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 108 में अच्छे आचरण के लिए जमानत की मांग निम्न में से किस से नहीं की जा सकती? तो आदतन अपराधियों से, ऑप्शन बी। संदिग्ध व्यक्तियों से सदाचार की प्रतिभूति लेने की शक्ति किसे है? तो कार्यपालक मजिस्ट्रेट को है, ऑप्शन बी। बहुत बार रिपीट क्वेश्चन होते हैं। यदि कोई व्यक्ति अश्लील वस्तु विक्रय के लिए रखता है तो उस व्यक्ति से सदाचार के लिए बंदोबस्त संपादित करने की अपेक्षा कौन कर सकता है? तो वहाँ पर फिर हो गया कार्यपालक मजिस्ट्रेट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 109 के अंतर्गत संदिग्ध व्यक्ति के अच्छे व्यवहार के लिए जमानत के रूप में बॉन्ड अधिकतम कितनी अवधि के लिए दिया जा सकता है? तो 60 का हो जाएगा सी, 1 वर्ष। यहाँ पे लिखा है निम्नलिखित में से कौन सा अपराध दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 102(10) के अंतर्गत नहीं किया गया और जिसके अंतर्गत एक कार्यपालक दंड अधिकारी ऐसे व्यक्ति से उसे अपने सदाचार के लिए बंध पत्र निष्पादित करने का आदेश क्यों न दिया जाए? तो 61 का जो सही आंसर होगा वो होगा यहाँ पे बी, दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। और यहाँ 62 नंबर में कह रहा है कि कार्यपालक मजिस्ट्रेट द्वारा अभ्यासिक अपराधियों से सदाचार के संबंध में प्रतिभूति दंड प्रक्रिया संहिता 1973 के प्रावधान के तहत की जाएगी। तो यहाँ पर जो 62 है उसका हो जाएगा ए, धारा 110। इससे पहले आप इस क्वेश्चन को भी देख चुके हैं। 63 कार्यपालक मजिस्ट्रेट अभ्यासिक अपराधियों से सदाचार के लिए प्रतिभूति निर्धारित में कर सकता है। तो आप 110। निम्नलिखित में से कौन सा कथन अभ्यासिक अपराधियों से सदाचार के लिए प्रतिभूति के बारे में असत्य है? तो ऑप्शन सी, ऐसा बंध पत्र प्रतिभुओं से रहित हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। एक अभ्यासिक अपराधी धारा 110 दंड प्रक्रिया संहिता 1973 में ऐसा व्यक्ति होता है। तो 65 में कैसा व्यक्ति होता है? जो धारा 110 में वर्णित अपराध करता है तथा जिसके विरुद्ध में 2 से अधिक अपराध किए जाने का अभिलेख उपलब्ध हो। नेक्स्ट, यहाँ पर एक सूची दी हुई है और सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। देख लेंगे हम इस पर। यहाँ पर जो इसका सही आंसर है वह है बी। तो 2 सिद्धि पर प्रशांति कायम रखने के लिए प्रतिभूति, तो ए का हो जाएगा 4। हाँ, ए का 4। धारा 106 दंड प्रक्रिया संहिता। फिर B3 संदिग्ध व्यक्तियों से सदाचार के लिए प्रतिभूति, धारा 109। फिर C1 अभ्यासिक अपराधी, आप जानते हैं 110, और अन्य दशाओं में प्रशांति कायम रखने के लिए प्रतिभूति, धारा 107। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें देखिए 4 क्वेश्चन आपको रिवाइज हो गए। यहाँ पे लिखा है निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मजिस्ट्रेट द्वारा गिरफ्तारी, धारा 45 सुमेलित नहीं है, बल्कि धारा 44 है मजिस्ट्रेट द्वारा गिरफ्तारी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। 68 कह रहा है कि कोई भी प्रतिभूति जिसे दिए जाने हेतु दंड प्रक्रिया संहिता के अध्याय 8 के अधीन जांच उपरांत किसी व्यक्ति को आदेशित किया जा सकता है वह है। तो यहाँ पर ऑप्शन सी हो जाएगा, उस रकम से अधिक रकम के लिए ना होगा जो धारा 111 के अधीन दिए गए आदेश में विनिर्दिष्ट है। चलिए, धारा 122 दंड प्रक्रिया संहिता के अनुसार किसी व्यक्ति को प्रतिभूति देने में असफल रहने के कारण कारावास की अधिकतम सजा, तो 3 वर्ष, ऑप्शन सी। 70 प्रशांति कायम रखने के लिए प्रतिभूति देने में असफल रहने पर कारावास, साधारण। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। दंड प्रक्रिया संहिता 1973 के अंतर्गत पत्नी, संतान, माता पिता के भरण पोषण के लिए निम्नलिखित में से कौन आदेश कर सकता है? तो 71 का हो जाएगा सी, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी। दंड प्रक्रिया संहिता
की धारा 125 के अंतर्गत भरण पोषण संबंधी मामले निम्न में से किस न्यायालय के समक्ष दाखिल किए जाएंगे? तो 72 का हो जाएगा बी, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी। दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 125 के अंतर्गत एक मजिस्ट्रेट को निम्न शक्तियां प्राप्त हैं, तो वह शक्तियां अंतरिम भरण पोषण तथा कार्रवाइयों के व्ययन को प्रदान करने की शक्ति प्राप्त है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। और यहाँ लिखा है दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 125 के अंतर्गत अब भरण पोषण हेतु प्रति माह कितनी राशि अदा दिलाई जा सकती है? तो परिस्थितियों के अनुसार मजिस्ट्रेट जैसा उचित समझे। ऑप्शन डी। 75 दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 125 के अंतर्गत न्यायालय द्वारा भरण पोषण के रूप में अधिकतम कितने रुपए दिलाए जा सकते हैं? तो यहाँ पर 75 का हो जाएगा डी, कोई सीमा निर्धारित नहीं है। दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 125 के अधीन भरण पोषण का दावा निम्नलिखित द्वारा किया जा सकता है। तो 76 में हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, पत्नी या स्त्री के द्वारा जिसके विवाह का विघटन हो गया है हो, जिसने अपने पति से विवाह विच्छेद कर लिया हो तथा पुनः विवाह नहीं किया हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। 77 गलत उत्तर इंगित कीजिए। तो 77 में है आपका, पहले पढ़ लेंगे। दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 125 के अधीन आदेश पारित किया जा सकता है जबकि एक व्यक्ति भरण पोषण करने से उपेक्षा करता है या इनकार करता है। तो ऑप्शन ए होगा अपनी पत्नी के, चाहे वह पारस्परिक सहमति से ही अलग रह रही हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। 78 में देख लेंगे निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो यहाँ पर ऑप्शन ए हो जाएगा, यही कथन सही है। पर्याप्त साधनों वाला व्यक्ति यदि माता पिता के भरण पोषण करने की उपेक्षा करता है तो वह धारा 125 दंड प्रक्रिया संहिता के तहत कार्रवाई कर सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। धारा 125 दंड प्रक्रिया संहिता के अधीन प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट व्यक्ति को भरण पोषण के लिए मासिक भत्ता दिए जाने का आदेश दे सकता है जो उसके हों तो पिता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 125 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? तो 80 में सही है आपका बी, एक विवाहित पुत्री जिसका पति बेरोजगार है के कारण भरण पोषण का दायित्व पुत्री के पिता का है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। निम्नलिखित में से किस वाद में उच्चतम न्यायालय ने यह अवधारित किया कि दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 125 के अंतर्गत विवाहित पुत्री जिसके पास स्वयं के पर्याप्त साधन हैं अपने पिता के भरण पोषण के लिए जिम्मेदार है? तो 81 का आंसर हो जाएगा सी, विजय मनोहर अरबड़ बनाम काशीराम राजाराम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। यहाँ लिखा है कि निम्नलिखित में से कौन दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 125 के अंतर्गत भरण पोषण प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है? तो 82 का आंसर होगा बी, सहोदर भाई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। धारा 125 दाप्रासा के भरण पोषण की सहायता कौन पा सकता है? तो अवयस्क अधर्मज संतान। ऑप्शन बी। नेक्स्ट, इनमें से कौन अध्याय 9 दंड प्रक्रिया संहिता के तहत भरण पोषण पाने का हकदार नहीं है? तो ऑप्शन हो जाएगा 84 का। आप अगर पढ़ेंगे तब भी निकाल लेंगे। वयस्क पुत्र जो मानसिक और शारीरिक रूप से योग्य है। थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाएंगे तो मैंने बताया ना कि 20 से 25% पेपर आपका सॉल्व हो जाएगा। दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 125 के अंतर्गत पत्नी, बच्चों तथा माता पिता के भरण पोषण का प्रावधान किया गया है। मध्य प्रदेश राज्य में अन्य कौन इस धारा के अंतर्गत भरण पोषण की मांग कर सकता है? तो 85 का सी हो जाएगा, माता पिता अथवा माता के माता पिता। यह मध्य प्रदेश का क्वेश्चन होगा। हाँ, नेक्स्ट देख लेंगे। दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 125 के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन भरण पोषण का दावा करने का अधिकारी नहीं है? तो 86 का ऑप्शन होगा बी, अविवाहित बहन। नेक्स्ट देख लेंगे। दंड प्रक्रिया संहिता के तहत तो 87 का आंसर हो जाएगा यहाँ पे डी, उपर्युक्त सभी। आप इसको पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 125 के अंतर्गत भरण पोषण की मांग नहीं कर सकता? तो 88 में सी, वयस्क विवाहित पुत्री जो अपना भरण पोषण नहीं कर सकती, यहाँ पर वह मांग नहीं कर सकता।
89 भरण पोषण की बकाया रकम मिलने के लिए एक हिंदू को कब तक दावा करना चाहिए? तो 89 का ऑप्शन हो जाएगा ए, बकाया दे होने के 1 साल के अंदर, ऑप्शन ए। नेक्स्ट, इफ़ अ हस्बैंड हैज़ ए कॉन्ट्रैक्टेड मैरिज विद अनदर वुमन और कीप अ मिस्ट्रेस, तो ऑप्शन होगा इट्स जस्ट अ ग्राउंड फॉर हिज वाइफ टू रिफ्यूज़ टू लिव विद हिम। नेक्स्ट देख लेंगे, दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 125(4) के अंतर्गत निम्न में से कौन भरण पोषण की मांग नहीं कर सकता? तो 91 में सी है, दोनों, एक पत्नी जो जारता की दशा में रह रही हो, पत्नी जो आपसी सहमति के अंतर्गत अलग रह रही हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 125 के अंतर्गत किसी पत्नी को अपने पति से भरण पोषण प्राप्त करने का अधिकार नहीं होगा यदि 92 का डी, वह जारक कर्म करती हो, ऑप्शन डी। नेक्स्ट, एक महिला अपने पिता से अपने रख रखाव का दावा नहीं कर सकती, तो 93 का डी, अगर वह उपेक्षित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, नो वाइफ शैल बी एंटाइटल्ड टू रिसीव मेंटेनेंस फॉर हर हस्बैंड अंडर सेक्शन 125 CRPC इफ़, तो 94 का डी हो जाएगा, शी इज़ लिविंग इन एडल्ट्री। वही क्वेश्चन है, बस उसको हिंदी से इंग्लिश में बना दिया गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्न में से कौन धारा 125 दंड प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत भरण पोषण प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है? तो 95 में हो जाएगा दी, इनमें से सभी, जारता की दशा में रहने वाली पत्नी, वयस्क विवाहित पुत्री जो अपना भरण पोषण करने में असमर्थ है, पति एवं पत्नी दोनों परस्पर सहमति से पृथक रह रहे हों। माफ़ कीजिएगा। 96 में देखेंगे, केवल तलाक का अभिभावक एक मुस्लिम पत्नी को धारा 125 के अंतर्गत भरण पोषण का दावा करने के हक से वंचित करने के लिए पर्याप्त नहीं होगा। यह अभी निर्धारित किया गया, तो 96 में यह निर्धारित किया गया मोहम्मद अहमद खान विरुद्ध शाह बानो केस में। यह केस बहुत ही फेमस है, आप इसको कभी जब समय मिले तो ज़रूर देखिएगा। निम्नलिखित में से किस वाद में यह अभी निर्धारित किया गया कि दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 125 के अधीन भरण पोषण हेतु अधिनिर्णित धनराशि हिंदू विवाह अधिनियम 1955 की धारा 24 के अधीन वैवाहिक कार्यवाही में अधिनिर्णित निर्वाह व्यय की राशि के विरुद्ध समायोजित हो सकती है और उस राशि के अतिरिक्त और अधिक राशि रूप में नहीं दी जाएगी? तो 97 का जो इसमें सही आंसर है वो है सी, सुदीप चौधरी बनाम राधा चौधरी, ऑप्शन सी। मुस्लिम माता पिता के बच्चे 98 का सी भरण पोषण के हकदार हैं। उच्चतम न्यायालय निम्न में से किस मामले में यह अभी निर्धारित किया कि दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 125 सभी पर लागू होती है, चाहे वे किसी भी धर्म के अनुयायी क्यों न हों? 99 का हो जाएगा यहाँ पर बी, मोहम्मद अहमद खान बनाम शाह बानो। नेक्स्ट, मुस्लिम महिला अधिनियम तलाक पर अधिकारों के संरक्षण अधिनियम 1886 के लागू होने के बाद मुस्लिम महिला को गुजारा भत्ता पाने हेतु धारा 125 दंड प्रक्रिया संहिता 1973 का क्षेत्राधिकार, ऑप्शन बी, समाप्त कर दिया गया है। नेक्स्ट देखेंगे, और ये लास्ट क्वेश्चन है, एक तलाकशुदा औरत ने अपने पूर्व पति के विरुद्ध भरण पोषण के लिए आवेदन किया, तो 101 का हो जाएगा यहाँ पर भी, यदि वह मुसलमान है तो भी सफलता मिलेगी। तो मित्रों, यह थे कुल 101 प्रश्न। आशा है आप लोगों को पसंद आएंगे। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।